हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर सीरीज़ में अभी तक जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो मेंस अभी कंडक्ट किया था रिसेंटली, हम उसके पेपर्स का डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हम लोग GS1 एंड GS2 का हम लोग पूरा डिस्कशन कर चुके हैं एंड इस बार हम लोग GS3 से स्टार्ट कर रहे हैं। GS3 में इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी वाला जो टॉपिक है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार। चलिए आगे हम लोग सीधे जंप इन करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज व्हाट इज ऑयल पोल्यूशन, व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट ऑन द मरीन इकोसिस्टम, इन व्हाट वे इज ऑयल पोल्यूशन पर्टिकुलरली हार्मफुल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपका 150 वर्ड्स का है एंड फॉर 10 मार्क्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। देखिए, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को करना है ब्रेक डाउन छोटे छोटे पार्ट्स में टू इजीली अंडरस्टैंड एंड आंसर की सवाल ये पूछना क्या चाह रहा है। सवाल ये पूछना चाह रहा है कि तेल प्रदूषण क्या है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर इसके प्रभाव क्या है, भारत जैसे देश के लिए किस तरह से तेल प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक है। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला तो आपको डिफाइन करना है कि ऑयल पोल्यूशन क्या है। ठीक है, उसके बाद बताना है आपको उसके क्या इम्पैक्ट है एंड इम्पैक्ट ऑल्सो ऑन द मरीन इकोसिस्टम। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। इन व्हाट वेज इज ऑयल पोल्यूशन पर्टिकुलरली हार्मफुल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। ये हो गया आपका तीसरा पार्ट। तो आपको ये डिफाइन करना है क्या इसका मरीन इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट है एंड पर्टिकुलरली ये इंडिया के लिए कैसे हार्मफुल है ऑयल पोल्यूशन। तो ये आपको चीज़ें इसमें बतानी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप इंट्रोडक्शन में आप जो क्वेश्चन का सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं या फिर आप कोई डेटा दे सकते हैं या फिर आप कोई करंट अफेयर या फिर कॉन्टेक्स्ट मेंशन कर सकते हैं। एंड स्पेशली इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट वाले क्वेश्चन में इट इज़ ऑलवेज गुड टू गिव सम डेफिनेशन और डेटा स्पेशली। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, डिफाइन व्हाट इज ऑयल पोल्यूशन। तो डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं, इट रिफर्स टू द रिलीज ऑफ पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोकार्बन्स और अदर ऑयल्स इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, एंड उसके बाद पर्टिकुलरली इन द वाटर बॉडीज लाइक रिवर या फिर लेक या फिर सी या फिर ओशन। ठीक है, उसके बाद आप लिख लीजिए इट अकर्स थ्रू। ये आपको ये भी बता सकते हैं आप इंट्रोडक्शन में कैसे होता है कि जब ऑयल टैंकर्स जो हैं कि डैमेज हो जाते हैं, ऑयल टैंकर हो गए आपके, ऑयल पाइपलाइन हो गई या फिर ऑयल रिग हो गई, जब ये डैमेज हो जाते हैं तब एकदम से आपका ऑयल पोल्यूशन हो जाता है। इस तरीके से आप एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, अब अगर हम बॉडी पे आएँ तो देखिए बॉडी में इसके 2 पार्ट पूछे गए हैं। जो सबसे पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है ये डिफाइन जो करना है ये हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं। बाकी जो पार्ट्स हैं 2 और 3 उसको हम लोग बॉडी में डिफाइन करेंगे, बॉडी में उसको आंसर करेंगे। तो उसके बाद पूछा है इम्पैक्ट ऑन मरीन इकोसिस्टम। तो सिंपल सी आप एक हेडिंग दे देंगे, इम्पैक्ट ऑन मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, अब इसमें इम्पैक्ट को बेसिकली आपको लिस्ट करना है अलग अलग क्या क्या इम्पैक्ट है। तो आप एक पॉइंट मेंशन करेंगे ऑयल, सबसे पहले टॉक्सिसिटी। ठीक है, ऑयल टॉक्सिसिटी आप लिख सकते हैं कि इट लीड्स टू हेल्थ इम्पैक्ट्स
इम्पैक्ट्स टू मरीन लाइफ, ठीक है, ठीक है, डैमेज टू इंटरनल ऑर्गन्स, डैमेज टू इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, या फिर चेंज इन हार्ट या फिर रेस्पिरेशन रेट, एंड फाइनली लीड्स टू फैटेलिटी, फैटेलिटी या फिर डेथ। अब आता है दूसरा पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज रिड्यूस्ड रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। सो बेसिकली दिस पॉइंट इज व्हेन, जब जो मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब आपके हाइड्रोकार्बन्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या फिर उनसे जब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो एक टाइप से उनका मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होने लगते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होने लगते हैं उनसे उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, और उनके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं, ठीक है, उनका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो एक टाइप से इम्पेयर हो जाता है, ठीक है। एंड जो एनिमल्स हैं जो इनहेल करते हैं, जैसे डॉल्फिन्स हो गई या फिर वेल्स हो गए, जब वेल्स हो गई तो व्हेन दे इनहेल दैट काइंड ऑफ एयर, तो क्या करता है, दैट अफेक्ट्स देयर लंग्स एंड उनका जो इम्यून फंक्शन है, इम्यून फंक्शन एंड जो उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या पॉइंट लिख सकते हैं? तीसरे नंबर पे मरीन एनवायरनमेंट पे और कैसे करता है, जो मरीन फूड चेन है, मरीन फूड चेन डिसरप्ट हो जाता है, स्पेशली जैसे जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है, जू प्लैंक्टन्स होते हैं जो कि आपका प्राइमरी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है। जो मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका बायोमास प्रोडक्शन इफ़ेक्ट होता है, उनसे उनका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और कम हो जाता है, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे आप लिख सकते हैं ब्लैंकेटिंग ऑफ ऑयल, ब्लैंकेटिंग ऑफ ऑयल, ठीक है। इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पोल्स पे होते हैं कुछ एनिमल्स होते हैं, आपके सी एनिमल्स होते हैं जिनके फर होते हैं, जैसे सी ऑटर्स होते हैं, तो उनके एक टाइप से उनको उनकी बॉडी में डिसरप्शन होता है, ठीक है, स्पेशली जो फर बेयरिंग एनिमल्स हो गए, जैसे पोलर बेयर्स हो गए, सी ऑटर हो गए, तो उनसे इंटरेक्ट करके वो उनकी जो एबिलिटी होती है टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है, ठीक है। उन एनिमल्स की जो वाटर प्रूफिंग होती है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है, ठीक है, तो इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है एनिमल्स की। उसके बाद आप लिख सकते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कोरल रीफ, ठीक है, कोरल रीफ्स का हैबिटेट नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाता है, जैसे आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स का हैबिटेट नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाता है, और ये जो होते हैं बाकी एनिमल्स के फीडिंग ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है, तो एक टाइप से इस पे एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और इससे कहीं ना कहीं आपका डायरेक्टली फूड चेन पे इम्पैक्ट आता है। एंड आप यहाँ लिख सकते हैं जैसे डेड जोन्स क्रिएट हो जाते हैं वो मरीन एनवायरनमेंट में, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, हाइपॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट से जो ये लिख सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है, ठीक है, एंड जो आपके अलग अलग टाइप के स्पीसीज़ होते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म उन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है।
तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद पूछा है इम्पैक्ट ऑन इंडिया, पर्टिकुलरली इम्पैक्ट ऑन इंडिया पूछा है, तो आप एक अलग हेडिंग दे दीजिए, ऑयल पोल्यूशन एंड इट्स हार्म ऑन इंडिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इंडिया की वल्नरेबिलिटी लिख सकते हैं कि जो इंडिया है दैट इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश एंड आप ऐसे लिख सकते हैं सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर ग्लोबली, एक्वाकल्चर ग्लोबली। तो एक टाइप से यहाँ पे आप डेटा दे सकते हैं, राइट। ठीक है, एंड और वल्नरेबिलिटी के अगर मामले में बात करें तो अगर फ़िशिंग की ही बात करें, इसमें आप सेकंड पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ लिख सकते हैं कि फिशरी सेक्टर में के ऊपर डिपेंडेंस जो है, डिपेंडेंस अपॉन फिशरी सेक्टर, उसमें कितने सारे लोग डिपेंडेंट हैं, वो हैं आपके ऑलमोस्ट 28 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, एंड उनमें काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं जो आपका इंडिया में फिशरी कम्युनिटी है, एक्वाकल्चर है, ये इंडिया के फूड सिक्योरिटी, ठीक है, आपकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ठीक है, एंड उनका जो लाइवलीहुड है वो डायरेक्टली जो होता है, ऑयल स्पिल्स जैसी कोई चीज़ हो गई, कोई इशू हो गया, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप लिख सकते हैं जो ऑयल स्पिल होता है उससे डायरेक्टली फिशरमैन भी हैं, उन पे भी डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो ऑयल स्पिल वाले एरिया में अगर कोई फ़िशिंग करता है तो कहीं ना कहीं उस ऑयल का डायरेक्ट जो एक्सपोजर है वो फिशरमैन पे भी पड़ता है। ठीक है, उनको भी फिर हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं, उनका भी फिर हेल्थ एक्सपेंसेस बढ़ने लगते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे सुंदरबंस का दे सकते हैं। ठीक है, या फिर आप एग्जांपल दे सकते हैं चेन्नई ऑयल में जो ऑयल स्पिल हुआ था, ठीक है, उससे जो टर्टल्स काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में तीनों पार्ट को मेंशन कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि डेफिनेशन में कि क्या ऑयल पोल्यूशन होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और इंडिया पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसका। ठीक है, अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें, ठीक है, कंक्लूजन में आप इस तरीके से एक आप फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन दे सकते हैं। फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन कि व्हाट वी नीड क्या है, एक प्रॉपर ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स एंड क्लीन अप एफर्ट्स। ठीक है, और एक टाइप से हमें इस चीज़ के लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन प्लस कोऑपरेशन along with investment in research and development in dealing with oil spills। ठीक है, एंड एक टाइप से हम लिख सकते हैं इसमें एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन में इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं एक अच्छी गाइडलाइंस के साथ, ठीक है, मॉनिटरिंग के साथ और प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी मेजर्स के साथ। अकाउंटेबिलिटी मेजर्स, तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का कंक्लूजन। ठीक है, अब उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 जो है आपका 250 वर्ड्स एंड 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज़ रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो एक टाइप से स्टेटमेंट दे दिया, ये बताया है कि
कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश कर दिया है इसमें और आपको क्वेश्चन का सब्जेक्ट दे दिया है क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, काफ़ी रैपिडली से दुनिया में ग्रो कर रहा है। हाउ डू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एंड ये हाउ हो गया फर्स्ट पार्ट। व्हाट आर द की बेनिफिट्स दे ऑफर कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल कंबस्टिंग इंजन व्हीकल, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज़ रिलेटिवली स्ट्रेट, कि आपको बताना है कि कार्बन एमिशंस के टर्म्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे हेल्प करते हैं। सेकंड, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के बेनिफिट बताने हैं जब जो आपके इंटरनल कंबस्शन चेम्बर वाले जो व्हीकल्स होते हैं, पेट्रोल और डीजल वाले होते हैं, उनके मुकाबले उनके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो ये है। अगर इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में बोलूँ तो ये इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन कैसे योगदान करते हैं और पारंपरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में वे क्या प्रमुख लाभ देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाल। तो इस सवाल को पढ़ा और हमने इसकी डिमांड को समझी। डिमांड को समझने के बाद इस क्वेश्चन को हमने स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम इसको अप्रोच करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप एक सिंपल स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, उसके बाद आप डेटा भी दे सकते हैं। डेटा कैसे दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट हैज सीन एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ मोर देन $10 million इन 2022। इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो अब आप एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अब जब आपने दे दिया, उसके बाद हम बॉडी में सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। तो बॉडी में हम लोग सबसे पहली सब हेडिंग डालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंट्रीब्यूटिंग टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन इन वेरियस वेज, क्योंकि यही एग्जाम क्वेश्चन में पूछा है किन तरीकों से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार्बन के उत्सर्जन को कम करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप लिख सकते हैं रिड्यूस डिमांड फॉर पेट्रोकेमिकल्स, रिड्यूस्ड डिमांड फॉर पेट्रोकेमिकल्स, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे कंबस्शन वाले व्हीकल्स नहीं होंगे, तो डेफिनेट सी बात है कि जो आपका फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, जो आपके पेट्रोकेमिकल्स की रिक्वायरमेंट है, वो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्योंकि जो पेट्रोकेमिकल्स हैं दे आर द मेजर कंट्रीब्यूटर इन ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, उसके बाद और क्या कंट्रीब्यूशन होता है, रिन्यूएबल एनर्जी, इन रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को और बढ़ावा मिलता है कि जैसे सोलर एनर्जी हो गया, आपका विंड एनर्जी हो गया, आपका और भी तरीके की एनर्जी सिस्टम हो गया, वो आपके पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल के इकोसिस्टम में जुड़ता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप लिख सकते हैं नो टेल पाइपलाइन एमिशन। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है जब पेट्रोल या डीजल यूज़ नहीं करेंगी, तो डेफिनेट सी बात है वो एमिट भी नहीं करेंगी, अनलाइक ट्रेडिशनल कंबस्शन इंजन। ठीक है, चौथे नंबर पे आप लिख सकते हैं डी कार्बोनाइजेशन ऑफ ग्रिड्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसका क्या मतलब है, रिड्यूसिंग द एमिशन पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। ठीक है, उसके बाद आप पांचवें नंबर पे आप लिख सकते हैं एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी लिख सकते हैं, क्योंकि जो ईवीज हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू बी
70% मोर एफिशिएंट देन कंबस्शन व्हीकल्स, ठीक है। एंड एक टाइप से आपका एमिशंस पर माइल जो होता है वो भी काफ़ी सब्सटैंशियल तरीके से नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अब आप बात करें बॉडी के सेकंड पार्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली उन बेनिफिट्स पूछ रहा है कंपेयर्ड टू कंबस्शन व्हीकल्स। तो आप इसको एक टैबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से कि ईवीज, ठीक है, और ट्रेडिशनल व्हीकल्स, ठीक है। तो इसमें आप अलग अलग पैरामीटर्स लिख सकते हैं, बेनिफिट्स के पैरामीटर्स। सबसे पहले अगर हम मेंटेनेंस की बात करें, मेंटेनेंस के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, यहाँ पे इनका लो मेंटेनेंस होता है, ठीक है, ठीक है। अगर लो मेंटेनेंस होता है तो लो कॉस्ट भी होगा फिर, क्योंकि यहाँ पे जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, मूविंग पार्ट्स यहाँ पे कम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंटेनेंस जो होता है वो आपका हाई होता है, क्योंकि आपने जनरली देखा होगा कि जो इंजन ऑयल्स होते हैं कंबस्शन इंजन में वो जनरली चेंज करने पड़ते हैं, एंड उसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट भी, सर्विस का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड में अगर बात करें रनिंग कॉस्ट के बारे में, ठीक है, रनिंग कॉस्ट में ये जो है ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती हैं चार्ज करने के लिए, दैट इज़ चीपर देन पेट्रोल और डीजल, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर बात करें कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो हैं दैट आर वेरी हाई, ऑलमोस्ट 100 रुपये पर लीटर, ठीक है। तो इसकी वजह से रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तीसरे नंबर पे आप लिख सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट के बारे में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन चार्ज्ड विद renewable energy their overall carbon footprint is very low, and traditional combustion vehicles में जो carbon footprint होता है that is very high because direct emission होता है आपका ग्रीन हाउस गैसेस का, ठीक है। एंड अब अगर हम और पैरामीटर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो उसके बाद आपका चौथे नंबर पे पॉइंट आता है आपका सेफ्टी का। सेफ्टी का आप लिख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जनरली क्या होता है, अब नए नए फीचर्स क्या होते हैं कि जैसे ही आपके क्या कहते हैं जो एयर बैग्स होते हैं, जो सेफ्टी वाले एयर बैग्स होते हैं, जैसे ही वो डिप्लॉय हो जाते हैं, किसी एक्सीडेंट में डिप्लॉय हो जाते हैं, इमीडिएटली जो पावर होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इमीडिएटली कट ऑफ हो जाती है ताकि किसी फर्दर हैज़ार्ड को होने से बचाया जा सके। लेकिन जो ट्रेडिशनल फ्यूल वाले व्हीकल्स होते हैं उनमें अक्सर देखा जाता है कि एक्सीडेंट्स होने के बाद फ्यूल स्पिल हो जाता है एंड आपका फायर या एक्सप्लोजन हैज़ार्ड जो होता है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कि जो कार्स होती हैं, व्हीकल्स होती हैं, बाइक्स होती हैं, ट्रक्स होते हैं, वो आग पकड़ लेते हैं। ये एक सेफ्टी इशू आता है, ठीक है, सेफ्टी बेनिफिट होता है इनफैक्ट। अब बात करते हैं टैक्स एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो होती है एंड एक टाइप से जो रोड टैक्स होता है
वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर कम लगता है, और यहीं जो कन्वेंशनल व्हीकल्स होती हैं उनके ऊपर जो रोड टैक्स होता है और जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस होता है वो हाई होती हैं, और कहीं और इन पे कोई भी सब्सिडीज़ भी नहीं लगती हैं। एंड यहाँ पे देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती हैं एंड बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं फेम स्कीम, ठीक है। एंड देन अगला एस्पेक्ट है आपका ऑब्वियसली इन्वायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स में आप अभी हम एयर पोल्यूशन के बारे में तो हम लिख ही चुके हैं, एमिशन के बारे में लिख चुके हैं, कार्बन फुटप्रिंट के बारे में लिख चुके हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल साउंड होती है इनकी, वहीं जो कंबस्शन चेम्बर होते हैं दे आर वेरी नॉइजी, ठीक है। इस तरीके से ये आपका सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन हो गया। एंड अब अगर कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन में आप काफ़ी सारे चीज़ें लिख सकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, कि ईवी के एक टाइप से सबसे पहली बात तो समराइज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उनमें आप पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं, दे रिप्रेजेंट अ सब्सटैंशियल रिडक्शन इन लाइफ साइकिल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, या फिर आप लिख सकते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं इससे रिलेटेड, या फिर आप लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जो गवर्नमेंट का प्लेज है एट UNFCCC, जो पंचामृत का जो प्लेज है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करनी है, फॉसिल फ्यूल्स कम करने हैं, कहीं ना कहीं वो इसमें कंट्रीब्यूट करता है। एंड आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो SDG गोल्स को फुलफ़िल करने में हेल्प करती हैं और आपका जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जब आप इसका मेंशन करें तो डेफिनेटली यू कैन मेंशन पेरिस एग्रीमेंट के जो कमिटमेंट है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ओवरऑल इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है एंड कहीं ना कहीं ओवरऑल बेनिफिट यहाँ पे लोगों को होता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आगे अप्रोच करके लिख सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमेंट ऑन द नेशनल wetland conservation program initiated by the government of India and name a few of India's wetland of international importance included in the Ramsar site, ठीक है। तो ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपसे बात करी जा रही है कि कमेंट करिए आपका जो इंडिया का जो सब्जेक्ट है इस पूरे क्वेश्चन का नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम है, ठीक है, उसके बारे में कुछ कमेंट करना है, ठीक है, उसके बारे में चीज़ें बतानी हैं और इंडिया के कुछ वेटलैंड्स को मेंशन करना है जो कि आपके रामसर साइट में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के बारे में हमें बताना है और उसके दूसरे पार्ट ऑफ क्वेश्चन में इनको लिस्ट करना है और इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। तो अब आप इंट्रोडक्शन है, तो क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है क्वेश्चन का दैट इज क्लियरली डिफाइंड, क्या है ये नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम है, तो इंट्रोडक्शन बिकम्स वेरी ऑब्वियस, यू हैव टू डिफाइन दिस प्रोग्राम, ठीक है। जो नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम है दैट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है, और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये भी आप लिख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोटेक्ट wetlands from deteriorating and ensuring their judicious use, ठीक है। एंड आप ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर बेनिफिट ऑफ लोकल पॉपुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी।
ये हो गया आपका इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। एंड इंट्रोडक्शन में इस तरीके से लिख सकते हैं आप, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन डेटा भी दे सकते हैं कि इस प्रोग्राम के अंडर अगर आपको याद हो कि 115 वेटलैंड्स हैं जो कि आपके 24 स्टेट्स में प्लस 2 यूनियन टेरिटरीज़ में मार्क करे गए हैं। तो अब बॉडी में देखिए इसके ऊपर कमेंट करना है, ठीक है। तो बेसिकली कमेंट में आप क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस स्कीम के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं, ठीक है। इसको अडॉप्ट करने के रीजंस बता सकते हैं, ठीक है। आप ये बता सकते हैं नीड फॉर कंजर्वेशन क्या है, ठीक है, ये बता सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं आप इसमें इश्यूज़ बता सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं जब कमेंट की बात आती है। तो सबसे पहले देखते हैं इस पूरे प्रोग्राम के जो लॉन्च किया है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कमेंट करने को बोला है। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले तो पॉलिसी गाइडलाइंस इस्टेब्लिश करना है अबाउट वेटलैंड्स, पॉलिसी गाइडलाइंस करना है फॉर मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है। उसके बाद है टू फॉर इंटेंसिव कंजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद है टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। एंड उसके बाद है डेटा कलेक्शन एंड मेंटेनिंग इन्वेंटरी ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है। अब इसके बाद आप लिख सकते हैं कि क्या रीजंस रहे हैं इसको अडॉप्ट करने के। तो सबसे पहले इसमें आप लिख सकते हैं कि इंडिया में जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया है उसमें लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ वेटलैंड्स, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक टाइप से आप ये लिख सकते हैं रीजंस है कि जो वेटलैंड्स होते हैं दे आर वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव प्लस मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम्स, ठीक है। एंड आप ये भी लिख सकते हैं रीजंस में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उनमें जो वेटलैंड्स हैं मोस्ट अफेक्टेड इकोसिस्टम्स हैं, मोस्ट अफेक्टेड इकोसिस्टम्स हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप रीजंस में लिख सकते हैं इनकी जियो हाइड्रोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में कि ये इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे सपोर्टिंग हो गया, प्रोविजनिंग हो गया, ठीक है, सोशो कल्चरल सर्विसेज हो गई, ठीक है, वो हो गया। एंड इसके बाद जो डिज़ास्टर्स होते हैं, डिज़ास्टर्स को कंट्रोल करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड आप इसके रीजंस में और लिख सकते हैं वेटलैंड की सिग्निफिकेंस के बारे में आप लिख सकते हैं कि ये जो होते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं, ये आपके इकोटोन्स होते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे आपका हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म होता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़ पाई जाती हैं, ये आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एंड आप इसके बारे में जब कमेंट करना है तो आप ये बता दिया आपने, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे इश्यूज़ भी बता सकते हैं, इश्यूज़ इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, क्या क्या इस प्रोग्राम को लेके इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसमें इश्यूज़ में लिमिटेड रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लिख सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, डिलेड इम्प्लीमेंटेशन होता है इसमें, ठीक है। उसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, पुअर डेटा कलेक्शन है अभी फ़िलहाल, पुअर डेटा कलेक्शन हो गया,
ठीक है, एंड दैट इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। आप लिख सकते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, वो एक फंड्स का सैंक्शन करना एक लॉन्ग प्रोसेस होता है और कहीं ना कहीं इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपका डिले हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आपको इस प्रोग्राम में, ठीक है, जो आपके इंडिया के वेटलैंड है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस जो कि आपके रामसर साइट्स में इन्वॉल्व हैं, आपको उनके बारे में कुछ उनको लिस्ट करना है, एक टाइप से उनको नेम करना है। तो जब आप एक अप्रोच तो होगी कि आपने नंबर डाला, आपने लिखा, आपने नंबर डाला, आपने लिखा, इस तरीके से आपने 4-5 बता दिए सिंपली। ये हुआ ये आपकी एक अप्रोच। ठीक है, अब एक बेटर अप्रोच होती है, सेकंड अप्रोच क्या है, आप इंडिया का एक छोटा सा मैप बना लें। ठीक है, दैट डजेंट मीन कि आपको बहुत फेयर बनाना है, इट जस्ट शुड बी विजिबल। मेक आउट करना चाहिए कि फिगर आउट करना चाहिए कि ये इंडिया का मैप है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा सकता हूँ, आप देखिए। एंड एग्ज़ाम में एक्चुअली ऐसे ही बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बेसिकली आप फिगर आउट कर सकें एक मैप से, एक छोटी सी ड्राइंग से, कि इंडिया में कौन सी जगह कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करता है। तो आप इस मैप से फिर आप इसके ऊपर आप दिखा सकते हैं कि कौन कौन सा रीजन है, कौन कौन सा आपका रामसर साइट है। तो जो आपको बेसिक याद हो, आप 4 से 5 भी अगर लिखेंगे उनके बारे में, अगर थोड़ा लिख देंगे, देन दैट वुड हैव बीन सफिशिएंट। तो आप यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं वूलर लेक हो गया, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर में हो गया, आपका वूलर लेक हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका पंजाब में हो गया, आपका हरीके वेटलैंड हो गया, हरीके वेटलैंड पंजाब। ठीक है, उसके बाद आपका लद्दाख में हो गया जैसे सोमरीरी। ठीक है, आपका हिमाचल में हो गया जैसे रेणुका वेटलैंड हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे राजस्थान में हो गया आपका सांबर लेक हो गया, सांबर लेक हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपका गुजरात में हो गया नाल सागर हो गया, नाल सागर हो गया आपका। देन आपके मुंबई में हो गया आपका थाने क्रीक। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और नीचे आते हैं, आपका केरला में हो गया आपका वेम्बनाड आपका जो क्रीक हो गया। वेम्बनाड लेक हो गया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अष्टमुडी वेटलैंड भी लिख सकते हैं, ये भी आपकी रामसर साइट है। ठीक है, एंड इसके बाद आप यहाँ पे तमिलनाडु में लिख सकते हैं पॉइंट कैलीमेर। एंड उसके बाद आप आंध्रा के पास लिख सकते हैं कोलेरू लेक। उसके बाद उड़ीसा में आपका चिलिका लेक आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ढेर सारे अलग अलग जगहों पे रामसर साइट्स मेंशन कर सकते हैं। आप जब भी अक्सर प्रीलिम्स के लिए पढ़ते होंगे, आप रामसर साइट्स आप हर बार जब आप इन्वायरमेंट का पोर्शन कर रहे होंगे, तब आप हर साल आप देख रहे होंगे कि कुछ नई रामसर साइट्स जो हैं नई ऐड हुई हैं। ठीक है, तो सिर्फ रामसर साइट्स के सिर्फ नाम ही नहीं देखने हैं, आपको इस तरीके से आपको लोकेशन भी देखना है। ठीक है, इस तरीके से सवाल जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, प्रीलिम्स वाली जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इस तरीके से आपकी इस तरीके के क्वेश्चंस में आपकी काम आती है। तो डूइंग दिस, एक ऐसा मैप बना के उसमें सब कुछ रिप्रेजेंट करना,
दैट इज़ अ वेरी गुड अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ मेंशन ही, नेम ही नहीं कर रहे हैं, आप इंडिया में उसकी लोकेशन भी बता रहे हैं कि ये कहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं देखिए आपकी एक टाइप से और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसके अलावा आप थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, रामसर कन्वेंशन के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, रामसर साइट्स के बारे में लिख सकते हैं कि क्या ये जो है आपके रामसर कन्वेंशन में इस्टेब्लिश हुआ था इन 1982 में लिख सकते हैं। एंड देन उसके बाद अभी तक 75 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ मतलब वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। एंड अगर हम कंक्लूजन की अगर बात करें तो कंक्लूजन में आप एक सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं हमारे वेटलैंड्स का, कि इस तरीके से लिख सकते हैं कि वेटलैंड्स आर कॉल्ड दी किडनीज ऑफ अर्थ एंड हेंस दे होल्ड इमेंस सिग्निफिकेंस दैट नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड। ठीक है, एंड आप ये लिख सकते हैं कि जो वेटलैंड का कंजर्वेशन है वो किसके अंडर में आता है, आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो होता है। आपका जो वेटलैंड के रूल्स होते हैं आपके 2017 के, वो इस्टेब्लिश किए गए हैं आपके इसके कंजर्वेशन के लिए एंड प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, और आप इसमें रीसेंट करंट अफेयर्स का भी एस्पेक्ट लिख सकते हैं कि बजट में अभी वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए एक स्कीम लॉन्च हुई है। स्कीम का नाम क्या है आपका, अमृत धरोहर। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एंड ये लॉन्च कैसे हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंजर्वेशन में आपका पब्लिक पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व करना। तो ये हो गया आपका वेटलैंड्स वाला क्वेश्चन। अब उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज हैज़ प्रेडिक्टेड अ ग्लोबल सी लेवल राइज ऑफ अबाउट 1 मीटर बाय AD 2100। ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दे दिया। वैसे ये आपका 250 वर्ड्स एंड 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट दिया है किसके बारे में, IPCC के बारे में। IPCC एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका पीरियोडिकली आपका डेटा और रिपोर्ट्स लाती है। ठीक है, अभी रिसेंटली इसकी सिंथेसिस रिपोर्ट आई थी। ठीक है, AR6 आई थी इसकी, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था एंड इसने सी लेवल राइज के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। तो उसी के पैटर्न पे ये क्वेश्चन भी आया है। तो क्वेश्चन ने कॉन्टेक्स्ट तो इस्टेब्लिश कर दिया है देखिए, और सब्जेक्ट भी मेंशन कर दिया है क्या, ग्लोबल सी लेवल राइज। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन का सब्जेक्ट है। एंड उसके बाद इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड बी इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया, व्हाट वुड बी इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया एंड दी अदर कंट्रीज इन इंडियन ओशन रीजन। तो यहाँ पे देखिए इम्पैक्ट के बारे में बात करी है। ठीक है, इम्पैक्ट कहाँ पे, इंडिया में और इंडियन ओशन रीजन में बोला है। तो इससे हम समझ जाते हैं कि क्या क्वेश्चन का एक्चुअल में डिमांड है। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो एक टाइप से यहाँ पे क्योंकि कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश कर रहा है, थोड़ा करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन है, तो आप उसी को आप इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि IPCC की अभी जो सिंथेसिस रिपोर्ट आई थी, आपकी AR6 वाली जो रिपोर्ट आई थी, उसमें IPCC ने बताया कि जो सी लेवल राइज है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 0.45 to 0.82 मीटर्स बाय 2100। ठीक है, एंड करेंटली ऑलमोस्ट 4.5 mm पर ईयर के रेट से जो है सी लेवल राइज हो रहा है। ठीक है, और आप ऐसा भी बता सकते हैं कि ये जो है ये आपका सिनेरियो है कि जब आपके एमिशंस जो हैं दे आर लो, बट इन केस द एमिशंस आर हाई द सी लेवल राइज कुड बी फ्रॉम 0.62 मीटर टू 2.13 मीटर। इस तरीके से आप एक डेटा ओरिएंटेड इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बॉडी की बात करें कि
इसके इम्पैक्ट्स के बारे में बात करी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के आप दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। या तो आप सेपरेट करके बताएं कि इंडिया में क्या इसके इम्पैक्ट हैं और बाकी कंट्रीज़ इन इंडियन ओशन रीजन में क्या इसके इम्पैक्ट है, और इंडिविजुअल करके आप इनके इम्पैक्ट्स बताएं। या तो एक अप्रोच है, आप दोनों को क्लब कर सकते हैं, इंडिया एंड इंडियन ओशन रीजन, एंड इसके बाद आप बता सकते हैं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम की बात हो रही है, तो देयर डेफिनेटली यू हैव टू मेंशन सम सॉल्यूशन। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो वील गो बाय द सेकंड अप्रोच कि इम्पैक्ट इन इंडिया एंड कंट्रीज इन इंडियन ओशन रीजन। इसको हम अलग अलग इम्पैक्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम आपके इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे, एंड इसके बाद हम सोशल इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोस्टल इरोजन, आप लिख सकते हैं सी लेवल राइज की वजह से जो कोस्ट हो जाएंगे वो सबमर्ज हो जाएंगे, इरोजन होगा कोस्ट लाइंस का, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं वर्सोवा बीच इन मुंबई का आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड्स लिख सकते हैं, कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि जो आपका कुट्टनाड वेटलैंड है केरला में, दैट इज़ अंडर थ्रेट ड्यू टू द सी लेवल राइज, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं आप लॉस ऑफ स्पीसीज एंड लॉस ऑफ हैबिटेट, ठीक है। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जैसे ऑलिव रिडली टर्टल्स होते हैं, वो आपके बीचेस पे जो हैं वो हैच करते हैं, ठीक है। बीचेस पे वो आप नेस्ट बनाते हैं अपने, ठीक है। और आपकी जो डॉल्फिन्स हो गई, ठीक है, उनका हैबिटेट लॉस होगा। उसके बाद आप एक और लिख सकते हैं कोरल ब्लीचिंग, क्योंकि अगर सी लेवल राइज होगा तो कोरल्स की जो है डेप्थ और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। एंड कोरल जो है एक पर्टिकुलर शैलो डेप्थ में ही एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए वो भी थ्रेट में आ सकते हैं। एंड उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो इट विल लीड टू डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्रीज द मेंटेनेंस कॉस्ट। जैसे जो कोस्टल रोड होते हैं या कोस्टल रेलवे लाइंस होती हैं, ठीक है, या कोस्टल आपके ब्रिजेस होते हैं या फिर पोर्ट हो गए, तो सी लेवल राइज की वजह से कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली उनको और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उनको और डैमेज पहुंचेगा, उनका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा। इसमें आप लिख सकते हैं लॉस ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। लॉस ऑफ लाइवलीहुड किनका, जो लोकल फिशरमैन हैं, ठीक है, उनका लॉस ऑफ लाइवलीहुड। जैसे आपका फिशरमैन है या फिर कोस्टल कम्युनिटीज़ हो गई, उनको इश्यूज़ होंगे, क्योंकि इससे क्या है फिशेस जो है माइग्रेट करेंगी, ठीक है। इससे जो है लोकल इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो एक टाइप से फिशेस का स्टॉक कम होने लगेगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इश्यूज़ होंगे, उनके होम्स जो हैं सबमर्ज हो जाएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लिख सकते हैं कि जो टूरिज़्म या फिर आपकी जो कोस्टल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो आपके और ज़्यादा ख़तरे में आ जाएंगी, कि टूरिज़्म हो गया, फिशरी हो गया, आपका शिपिंग हो गया, पोर्ट हो गया, और सप्लाई जो आपकी कोस्टल सप्लाई चेन होती हैं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगी। इसके बाद आप अगर सोशल इम्पैक्ट में आते हैं, ठीक है, सोशल इम्पैक्ट में आपके डिज़ास्टर्स और आने लगेंगे। इसकी वजह से जो कम्युनिटीज़ होंगी डिस्प्लेस हो जाएंगी,
ठीक है। सी लेवल राइज से जो ह्यूमन हैबिटेट भी है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिज़ास्टर्स आएंगे, इससे कम्युनिटीज़ उस जगह से रिलोकेट करना पड़ेगा उन्हें, ठीक है, रिलोकेट करना पड़ेगा। और इसकी वजह से आपके एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे आपका सुपर साइक्लोन आ जाता है, इससे जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। एंड इसकी वजह से जो आपकी स्मॉल इंडियन ओशन रीजन में आपकी स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ जो होती हैं वो सबमर्ज हो जाएंगी, ठीक है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका एक रेफ्यूजी क्राइसिस या फिर क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ जो कहते हैं वो बढ़ जाएंगे। और इसका आप एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं कि जैसे मालदीव्स जो है वो इससे इसको लेके वल्नरेबल हैं, ठीक है। एंड इसकी वजह से आपका फोर्स्ड माइग्रेशन में भी इश्यूज़ आने लगेंगे। इस तरीके से काफ़ी सारे इश्यूज़ होंगे आपके सी लेवल राइज को लेके। तो इसके बाद आप लिख सकते हैं मेजर्स टेकन एंड सजेशंस, क्योंकि अगर आप किसी भी आंसर में प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसके किसी ना किसी तरीके के सल्यूशन को भी मेंशन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ ये बता सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए अभी तक क्या क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं कि इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है क्या, आपका नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश किया है कि जो आपके कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, उनको एक टाइप से टेक्निकल सपोर्ट दिया जाए, ठीक है, फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट, कि जो आपका एरोजन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन वाला जो आपका रूल्स एंड नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, ये हो गया। एंड उसको कॉन्स्टेंटली रिवाइज किया जाता है बेस्ड अपॉन इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी ऑफ अ रीजन, ठीक है। एंड इसका एम क्या होता है, टू बेसिकली प्रोटेक्ट कोस्टल इकोसिस्टम, ये आप लिख सकते हैं। और इसमें तीसरे पॉइंट पे आप लिख सकते हैं कि कोस्टल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये अलग अलग टाइप के एफर्ट्स हैं। इसके बाद आप और लिख सकते हैं कि जैसे अवेयरनेस जनरेशन है जैसे, और आप लिख सकते हैं कोस्टल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, कि कोस्टल एरियाज़ में रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ किया जाए, ठीक है। आपके जो नेचुरल इकोसिस्टम है जैसे मैंग्रोव हो गए, नेचुरल इकोसिस्टम्स को और प्रमोट किया जाए, ठीक है। सस्टेनेबल लाइवलीहुड को प्रमोट किया जाए, इस तरीके से। और ये वाले एफर्ट्स आप लिख सकते हैं। अब हम अगर कंक्लूजन में आए, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि आप एक टाइप से रीअफर्म कर सकते हैं कि आईपीसीसी एक टाइप से जो रिपोर्ट हैं दे एक्ट एज अ वार्निंग फॉर measures to be taken for prior efforts in order to reduce the negative impact of sea level rise। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंड आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट्स को जो कोस्टल मैनेजमेंट और अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज़ हैं, एक टाइप से उनमें प्रोएक्टिव एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है। और इसमें कहीं ना कहीं लिख सकते हैं क्योंकि एक कॉमन ग्लोबल इशू है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमें ग्लोबल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है हमें, टू कलेक्टिवली
combat this problem. इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आपके ये इस बार आपके 4 क्वेश्चंस आए थे इन्वायरमेंट के आपके GS 3 में, एंड दिस इज़ द बेसिक अप्रोच कि आपको इसको यूज़ करना था इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करके। हाँ, आपके पॉइंट्स अगर इससे अलग हो सकते हैं, आपने और अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन दे रखी हो सकती है, बट ओवरऑल जो आपका एक बेसिक आपका जो फंडामेंटल फ्रेमवर्क है इन क्वेश्चंस का, इस तरीके से आप एक अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, दैट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, दैट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, डिवाइडिंग द क्वेश्चन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, स्ट्रक्चरिंग द क्वेश्चन, एस्टैब्लिशिंग द कॉन्टेक्स्ट, मेंशनिंग द डेटा एंड आर्गूमेंट्स एंड एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आर्गूमेंट्स। इस तरीके से आप एक सही आंसर लिख सकते हैं। सो आई होप इस लेक्चर से आपको हेल्प मिली होगी, इनसाइट्स मिले होंगे अबाउट आंसर राइटिंग, अबाउट द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन द मेंस, एंड सो दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। एंड अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या कोई इशू है, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आपको उसका जवाब मिल जाएगा।